मैं मोहम्मद निहाल आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए गेस्ट के साथ, आनिया खान, जिन्होंने जामिया BLLB 2025 में रैंक 5 हासिल की है मुस्लिम कैटेगरी में सेल्फ फाइनेंस, और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने रैंक 15 हासिल की है, जो कि काबिल तारीफ है। सबसे पहले आनिया खान, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले और आपकी मेहनत का नतीजा है कि हमें सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी नज़र आ रही है। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील हो रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? इतने अच्छे बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोनों में हो गया। ओके, दैट्स गुड। हम बात करेंगे किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, क्या था। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप MLS के किस बैच में थी? मैं प्रयास 2.0 बैच। आप ऑफलाइन में थी, ऑनलाइन में? ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच जनवरी में ज्वाइन करा था। जनवरी में ज्वाइन किया था। आपका बैकग्राउंड क्या है? इंटरमीडिएट में क्या स्ट्रीम रही है आपकी? मैं वैसे तो ड्रॉपर हूँ और इससे पहले मेरी आर्ट्स स्ट्रीम थी। आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से? हाँ, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपने लॉ एज अ करियर क्यों चूज किया? एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं थी कि मुझे क्या करना है, तो मैंने एक बार स्कूल में करियर काउंसलिंग कराई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे क्लैट सजेस्ट करा, तो फिर मैंने उस हिसाब से देख के मुझे अच्छा लगा फील्ड, तो मैंने यही ऑप्ट करा फिर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने जामिया के अलावा कभी और दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हाँ, दिए हैं? मैंने क्लैट और एलिट दिया हुआ है, लास्ट ईयर भी और इस साल भी दिया। अगर आप बताना चाहें क्या रैंक रहा? अगर क्लैट में मेरा लास्ट टाइम 9000 था और इस टाइम 5.9000 था, और जामिया में मेरे अराउंड 54 मार्क्स थे लास्ट टाइम। ओके, और इस बार आई गेस 91 के अराउंड आया। ओके, आपने इससे पहले भी जामिया एक बार अटेम्प्ट दे रखा हाँ, था? दोनों एम में जामिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है। जिस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है, लास्ट टाइम आपने दिया था 54 था समथिंग, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के साथ साथ एक रैंक भी हासिल की है आपने। तो अब मुझे बताइए कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की बात करें कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी सब्जेक्ट वाइज, ताकि जो बच्चे हमसे दूर दूर से कनेक्टेड है उन्हें पता चल सके और वो एक आइडिया ले सके और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन कर सके। तो मैं इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तो गुफरान सर की वोकैब रही है, मतलब उससे तो पूरा एमयू जामिया का पेपर ही उससे उठ के आ गया है। मतलब मैंने उसी पे फोकस करा, और वोकैब और थोड़ी बहुत जो ग्रामर सर ने पढ़ाई है मैंने वही बस रिविजिट करी थी, और उसी में इंग्लिश का मेरा सेक्शन हो गया। उसके अलावा लीगल आता है, तो लीगल एक्चुअली मेरी क्लैट और एलिट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, तो लीगल में मुझे इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब थोड़ा बहुत मॉक्स वगैरह में जो प्रैक्टिस होता था मैं बस वही करती थी, रायशा मैम की क्लासेस थी उसके साथ। उसके अलावा रीजनिंग मेरी बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब AMU में मेरे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही थे, तो बस एक OMR में मैंने गलत मार्क करा, तो गलत रह गया था। हम GK GS की बात करें तो उसे आपने किस तरीके से कवर किया? GK GS एक्चुअली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरा सबसे वीकेस्ट ही वही था। मतलब मेरे मॉक में बहुत ही लाइक लेस देन 10 नंबर आते थे जामिया के मॉक में GS सेक्शन में। तो फिर उसके लिए मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ाते थे MLS पे मैंने बस वही करी, और थोड़ी बहुत जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है उसी रिवाइज करने का ट्राई करा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि एक आइडियल स्टूडेंट को, जैसे आप बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हमने देखा आपके रैंक में भी, आपके मार्क्स में भी लास्ट एंट्रेंस से अगर हम कंपैरिजन करें, तो एक आइडियल डेडिकेटेड आर्ट्स कितना होना चाहिए ट्राई करने के लिए कि स्टूडेंट्स को, अगर आप इस पर कुछ बताना चाहें? सर मैं ऐसे आर्ट्स तो नहीं बोलूँगी, मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली आप जितना कर रहे हो ना वो काफ़ी है। मतलब रैदर देन कि एक दिन आप 8 घंटा पढ़ो, उससे बढ़िया 2-2 3-3 4-4 घंटे आप रोज़ पढ़ते रहो स्टार्टिंग से, वो बेटर रहेगा। तो ये हमने देखा कि कंटिन्यूटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा रोल रहता है कि हमें एक सिलेक्शन लिस्ट से लेकर के रैंक होल्डर तक पहुंचाने में। तो आप मुझे ये बताइए कि मॉक्स जो आपने दिए होंगे इस जर्नी में, मॉक्स का क्या रोल रहता है? बहुत से बच्चे हमारे कंफ्यूजन में होते हैं कि मॉक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किस तरीके से अगर मॉक्स देते हैं तो मॉक्स को एनालाइज कैसे करें, किस तरीके से हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं मॉक्स के थ्रू? मॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कोई सा भी आप एग्जाम में चल जाओ मॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे तो टाइम मैनेजमेंट आता है। उसके अलावा ऐसा भी होता है बहुत बार कि मॉक के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। और रही बात एनालाइज करने के लिए, मैं तो ऐसा करती थी कि सही आंसर और रॉन्ग आंसर दोनों एनालाइज करती थी कि मेरा सही किस रीज़न की वजह से सही हो रहा है, कि मतलब कभी कभी तुक्का भी लग जाता है कि ये सही हो गया। उसके अलावा रॉन्ग आंसर्स के लिए मैं वो लिख लेती थी कभी कभी। एक ये बहुत लेंदी प्रोसेस है कि मैं सबको लिख लेती थी कि जो मेरा गलत हो रहा है, बट फिर वो मैंने बाद में बंद कर दिया था। बट स्टार्टिंग में मैंने ऐसा करा था कि जो भी गलती हो रही है वो लिख लो एक बार।
तो मॉक एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और कहीं ना कहीं साथ साथ हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखा देता है। और हमने लगभग जितने स्टूडेंट से बात की, हमने सारे स्टूडेंट्स ने यही जवाब दिया कि मॉक को बहुत ही सही तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो हमें मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, और उस पर हम अगर काम करते हैं तो हम बहुत ही आराम से अपने वीकेस्ट पोर्शन को कवर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, इस जर्नी में बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने 2 बार ऑलरेडी फ्लैट वगैरह दे रखा था, लास्ट टाइम जामिया दिया था, 54 मार्क्स बन गए थे अप्रॉक्स। तो इसमें अपने आप को किस तरीके से स्टूडेंट एक मोटिवेट रखना चाहिए? सर मेरी तो पर्सनली यही मोटिवेशन थी, क्योंकि मैंने पहले भी दे रखा था, मैंने जैसे बताया, तो मुझे पता था कि इसके बाद बैकअप नहीं बचा है, तो फिर मेरे पास जितना भी हो सकता था फिर मैंने सब वही एमयू जामिया में वही पूरी एनर्जी लगा दी। ओके, कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी के साथ एनर्जी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें एमएलएस की फैकल्टी की, अगर आप कुछ उनके बारे में कहना चाहें, कुछ सजेशन। तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूँगी। रीजनिंग में हमें फैजल सर ने पढ़ाया है और जीएस भी उन्होंने पोर्शन कवर करा है, तो उससे एक्चुअली जीएस मेरी काफ़ी पॉलिश हो गई, और वो मेरे लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज हो गया एमयू जामिया दोनों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है रीजनिंग मैथ्स छोड़ देते हैं, करते नहीं है, बट उससे वो थोड़ा सा आपको एडवांटेज आ जाता है, आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो सर ने उसमें हेल्प करी। उसके अलावा गुफरान सर की वोकैब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब वो तो कंपैरिजन है ही नहीं उस चीज़ का, तो और उन्होंने जो टेक्निक बताई वो सब बहुत हेल्पफुल रहा। और उसके अलावा आयशा मैम हमें लीगल पढ़ाती थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट और क्वेश्चन समझाए हमें कि कैसे क्या करना है, किस पे क्या लॉजिक लग रहा है, तो बहुत हेल्पफुल रहा। और हम अगर बात करें करंट अफेयर्स की, बहुत से बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, करंट अफेयर कवर करना बहुत ही हेक्टिक होता है, तो उसे आपने किस तरीके से कवर किया? करंट अफेयर्स ऑनेस्टली मेरा काफ़ी वीक सेक्शन रहा है, इवन एग्जाम में भी मेरे काफ़ी कम नंबर करंट अफेयर्स में आए थे, बट उसके लिए मैंने ऐसा करा था कि जो एमएलएस से जो प्रयास मैगजीन आती थी, मैंने बस उसे करा और उसे रिवाइज करा। बहुत सारे लोग जीके टुडे भी रिकमेंड करते हैं, बट वो मैंने पर्सनली नहीं करा था, मतलब बहुत एंड में जाके करा था, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी जो आप कर रहे हो उसे एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर करके जाओ। अब रिवीजन का क्या रोल रहता है, क्या फैक्टर प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन जर्नी में? अगर हम रिवीजन की बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो सिर्फ पढ़ना जानते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, लगता है इस दुनिया से उस दुनिया तक पहुंच गए, लेकिन रिवाइज नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर मतलब बिना रिविजन के तो कुछ फायदा ही नहीं है, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, आप कितना ही रिटेन कर सकते हो बिना रिविजन के, तो रिविजन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, मतलब और आपको बहुत प्लान्ड रिविजन करना होता है, आप एंड के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकते, नहीं रहता है एकदम से याद, तो थोड़ा धीरे धीरे करते करते रिवाइज करते चले। अगर हम लास्ट में आपसे अगर हम बात करें कि जो बच्चे 2026 में अपीयर होना चाहते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, और अब बहुत ही क्लिप्स में, बहुत ही की नोट्स में अगर आप उनको कुछ सजेशन देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? सर मेरा एक ही सजेशन रहेगा, सबसे पहले तो पास्ट ईयर पेपर्स मिनिमम 10 साल के आपको बिल्कुल बाय हार्ट अच्छे से करने चाहिए, मतलब आपको याद तक भी होने चाहिए, क्योंकि आप देखो कि उसमें क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, तो एक बार आपको पता पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है एक्चुअली एग्जाम में। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप प्रिपेयर भी कैसे ही करोगे। एंड उसके अलावा मॉक्स, एंड उसके अलावा बहुत लिमिटेड और अच्छे से स्टडी करो विद रिवाइजिंग, दैट वुड बी माई स्ट्रैटेजी। और रादर देन फोकसिंग ऑन आवर्स, आप कंसिस्टेंटली अच्छे से करते जाओ, सब हो जाएगा। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन वन थिंग कि आप कभी भी अपने आवर्स या फिर आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है वो किसी और से कंपेयर मत करिए। लाइक कि किसी की अगर 80% प्रिपरेशन हुई है तो वो ऑफकोर्स ज़्यादा आवर्स देगा एंड उसके मार्क्स थोड़े से कम आएंगे, बट अब अगर किसी की 90% प्रिपरेशन हो रही है तो वो 1-1 घंटा भी पढ़ रहा है दिन में, तो उसके लिए तो इनफ होगा। सो आई वुड लाइक टू से कि बिल्कुल आप कंपेयर मत करो, अपने जितना हो रहा है उससे उस हिसाब से कंपेयर करो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। मैंने देखा बहुत ही की वर्ड्स में आपने बहुत ही अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है बच्चों तक, कि किस तरीके से फैसल सर भी कहते हैं कि PYQs इज़ द बाइबल फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसी तरीके से PYQs का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से एरिया को कवर करना है और कितना वेटेज के साथ कवर करना है, और साथ में कहीं ना कहीं मेंटरशिप जो होती है हमारे साथ में वो बहुत ही एक रोल प्ले करती है हमें उस चीज़ों को ओवरकम करने में और उस चीज़ों को सही तरीके से पढ़ने में, और सब लिमिटेड, जैसा आपने मेंशन किया लिमिटेड, तो लिमिटेड स्टडी होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना जानते हैं, रिवाइज करना नहीं जानते हैं। हमने ये देखा, आनिया खान के साथ बात की और बात करने के बाद हमने ये कोशिश की कि एक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, शायद वो आपके फ़ायदे में के लिए हो सके, शायद आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आनिया खान, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और MLS की टीम ये दुआ करती है, कामना करती है कि आप बहुत आले से आले मकाम पे पहुँचे और अल्लाह आपको आले से आला दर्जा मकान ज़रूर अता करें। थैंक यू सो मच।